शाम के ठीक 6:30 बज गए हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस खबर को, इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको देश और दुनिया की खबरें तो पता चलती ही रहती हैं, नेशनली क्या कुछ हो रहा है ये भी पता चलता है, लेकिन राज्यों की खबरें, आपके मुख्यमंत्रियों की खबरें पीछे छूट जाती हैं और साथ ही वो कितनी कारगर हैं ये बताने के लिए ही ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपके प्रदेश, आपके सूबे के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, आज किन किन प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, वो प्रोग्राम कैसे आपसे जुड़ता है, उन प्रोग्रामों के लाभार्थी कौन होंगे और साथ ही आपके आसपास जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं। तमाम जानकारियों की फहरिस्त हमारे पास इस बुलेटिन में होती है और हम तमाम जानकारियों के साथ आपके साथ रोज इसी समय हाजिर होते हैं। लेकिन आज शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का करारा जवाब दिया। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तारीफ से लगातार हंगामा किया गया, लेकिन विपक्षी सांसद कारोबारी गौतम अडानी को लेकर के लगातार नारेबाजी करता दिखाई पड़ा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उन्हें जवाब देना जारी रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में जो भी बात होती है देश उसे बहुत ही गंभीरता से सुनता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन बल्कि देश को निराश करने वाली है। ऐसे सदस्यों को मैं यही कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, और साथ ही जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व है। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। और प्रधानमंत्री का संबोधन तो आपने सुना, लेकिन इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल क्या कुछ कर रहे हैं आपको बता दें। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश भर में विकास यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज का कहना है कि राज्य में विकास में आमजन की समस्याओं को जानने और उनके समाधान के मकसद से ही पूरे राज्य में विकास यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ जहां जनता की जिंदगी में बदलाव आया है तो वो नवाचार का क्रम भी जारी रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में जनता से पहले किए हुए वादे को पूरा नहीं किया, नए वादों की लिस्ट तैयार की। मुख्यमंत्री कमलनाथ से फिर से एक सवाल पूछा,
कहा कि अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था कि मिट्टी और बीज परीक्षण की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी, सिंचाई साधनों की अनुदान राशि भी बढ़ाई जाएगी। उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? जो पात्र निकले विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको स्वीकृति देने का काम हो। जनसेवा का एक महायज्ञ चल रहा है। कई जिलों ने बड़े नवाचार किए हैं, जैसे गुना जिले में विकास की दीवार प्रत्येक पंचायत में बना रहे हैं, जिनमें विकास के जितने काम उनको अंकित कर रहे हैं। मंडला जिले में ई पुस्तकालय, सामान्य पुस्तकालय और विकास उपवन शुरू हो रहे हैं। राजगढ़ जिले में हितग्राहियों को जन अधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली योजनाओं के लाभ अंकित हैं। सीहोर जिले में सुरक्षित सीहोर अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत सभी जो पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री जी की बीमा योजनाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। श्योपुर जिले के सभी ग्रामों में चीता स्वागत रैली और वनों की रक्षा हेतु कुल्हाड़ी त्यागो अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ जिले में जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके यदि पोषण का स्तर कम निकलता है तो उनको पोषण कार्ड दिए जा रहे हैं। इंदौर में ई बुक का निर्माण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग और जन भागीदारी से आंगनबाड़ियों को समृद्ध किया जा रहा है। कहीं अमृत सरोवरों से कलश यात्रा जल संरक्षण का संदेश दे रही है। कई जगह गांव के बुजुर्गों का या गांव की जो प्रतिभाएं होती है, अच्छे खिलाड़ी, मेरिट में आने वाले बच्चे या सेवा का काम करने वाले, उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के विकास यात्रा बहुउद्देशीय हो गई है और अनेकों प्रकार के नवाचार ग्राम पंचायतों में या शहर के वार्ड में किए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक ये विकास यात्राएं लगातार एक गांव के बाद एक गांव और वार्डों में लगातार जा रही है और जनता का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस इन यात्राओं को मिल रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिशन के लिए होती है। हमारा विजन है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनके नेतृत्व में हमारे देश ने अद्भुत और अभूतपूर्व प्रगति की है और उसी मिशन और विजन को ध्यान में रख के विकास यात्राओं के माध्यम से कोई न छूटे, 100% पात्र हितग्राही योजनाओं से लाभान्वित हो जाए और प्रदेश का विकास हो, उस काम में हम लगे हैं। कमलनाथ जी ने 1.25 साल कमीशन की सरकार चलाई। वल्लभ भवन में बैठ के केवल कमीशन वसूलने का पाप अगर किया था तो कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। झूठे वादे उजागर करना मेरा धर्म है, क्योंकि वह सरकार ही झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी और अब फिर आसमान के तारे तोड़ के ला देंगे। पता नहीं कौन कौन से वादे वचन पत्र में किए जाएंगे। इसलिए जनता को जानने का हक है कि पहले जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था मिट्टी एवं बीज परीक्षण की निःशुल्क सुविधा देंगे, सिंचाई के साधनों की अनुदान की राशि बढ़ाई जाएगी। 1.25 साल में ना तो मिट्टी और बीज का परीक्षण निःशुल्क हुआ और ना सिंचाई के साधनों की अनुदान राशि बढ़ाई गई। आपने ये झूठ बोला था, कह के आपने नहीं किया।
आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। यहाँ पर राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ किया गया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वहां मौजूद दिखे। मैं आपको बता दें, लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में प्रभु राम के। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगी लक्ष्मण जी की मूर्ति ब्रॉन्ज से बनी है, जो कि 12 फीट की है और 6 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर लगाई गई है। आपको यहाँ बताते चले कि 10 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये आपने तस्वीरें देखी उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज अनावरण के लिए, प्रतिमा अनावरण के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उत्तर प्रदेश और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश के ही कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि GIS के बाद यूपी आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आ जाएगा। अभी से ही उत्तर प्रदेश को कई क्षेत्रों में निवेश के ऑफर यानी कि इन्वेस्टर्स के ऑफर्स बनने लगे हैं। वहीं इस वक्त लखनऊ का नाम बदलकर अब लक्ष्मण नगरी करने की भी मांग हो रही है। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि समय समय पर ये मांग उठती है, लेकिन अभी उनके पास इससे संबंधित कोई भी पत्रावली नहीं है। बता दें कि ब्रजेश बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण नगरी करने की मांग की है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आएगा। GIS के बाद बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए, उनको धरातल पर उतारेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आर्थिक मोर्चे पर बन जाएगा। संख्या में इन्वेस्टर्स ने हमें प्रस्ताव दिए हैं। केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही 17,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में भी हैं। पूरे MOUs को एक साथ एकमुश्त हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में निवेशकों ने प्रस्ताव दिए। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नया रायपुर के मेला स्थल पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल ने कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर के हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया, निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने नारियल तोड़ा, भूमि पूजन की और आपको बताते चलें कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन नया रायपुर 24 से लेकर के 26 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने बताया है कि यहाँ पर कई तरह के स्टॉल्स लगेंगे, जिन पर कई तरह की जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा पत्रकारों के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में धान पर मचे घमासान पर कहा कि बीजेपी को झूठ बोलने की बहुत आदत है। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं जो कि सीधा पकड़ा जाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का फेसबुक प्रोफाइल हैक होने के मामले पर भी भूपेश बघेल ने कहा कि ठग के साथ किसने ठगी की है, आखिर ठग महाराज को किसने ठग लिया। 24, 25, 26 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में प्रस्तावित है और उसकी तैयारी के लिए पिछले दिनों वेणुगोपाल जी, बंसल जी, तारिक अनवर जी आए थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसके हिसाब से फिर हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो टेंट लगाना है उसके भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, नारियल तोड़ के मिठाई बांट के इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे एक भव्य स्टॉल लगेगा और उसके साथ साथ करीब 13-14 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों साइड में किचन भी होगा। पत्रकार के लिए अलग से स्टॉल बना है, यहाँ उसकी सारी सुविधाएं होगी। साथ ही उसके सामने प्रदर्शनी लगेगी जिसमें कांग्रेस का जो इतिहास है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके भी स्टॉल लगेंगे और छत्तीसगढ़ की जो मिलेट, जो हमारे सी-मार्ट में जो वस्तुएं हम लोगों ने, जो हमारे आदिवासी भाई बहन और जो स्व सहायता समूह मैंने जो निर्माण कर रहे हैं उसको भी विक्रय के लिए रखेंगे। देखो, ऐसा है, इनको झूठ बोलने की बहुत आदत है और ऐसे झूठ बोलते हैं जो सीधा पकड़ा जाता है। उनके जो चार्ट दिए हैं वो 2008 से लेकर 2013 का दिए, जबकि हमारी सरकार 2004 में बन गया था और उनका जो है वो 14 से लेकर 22 तक के दिया है। 5 साल तो आप इसी घटा दिए हमारा। और दूसरी बात ये है कि परसेंटेज में निकालो ना कितना होता है, राशि से थोड़ी होता है। आपने कितना परसेंटेज बढ़ाया किसानों का आय? हम 134% बढ़ाए हैं धान का समर्थन मूल्य और वो 55% बढ़ाए हैं। इससे यदि इत्तेफाक रखते हैं तो बताए।
यदि इससे विरोध करते हैं तो बताएं, हमारे आंकड़े गलत हैं। राशि क्या होता है? परसेंटेज की बात है कि आपने कितना किसानों को दिया, क्योंकि यदि 500 में 50 रुपए बढ़ाए तो 10% होता है ना। अब 1500 में 10 रुपए बढ़ाएंगे तो 50 रुपए बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो वो परसेंटेज की बात है, और वो आंकड़े के भ्रमजाल में न फैलाए, क्योंकि उतना उस समय जब मनमोहन सिंह जी इतना बढ़ाए तब डॉलर की कीमत कितनी थी? 40 रुपया, और आज कितना है? 80 पार। तो इसका अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस चीज को क्यों मतलब लोगों को गुमराह मत करे भाई। अरुण साहब पढ़े लिखे वकील हैं, वो कोर्ट में इस प्रकार से दलील करते रहे तभी उसकी वकालत नहीं चली। ठग के साथ भी ठगी, पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा उन्होंने, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, और तो और चिट फंड कंपनी मतलब निवेशकों को भी ठगा। तो वो ठग महाराज को किसने ठग लिया? तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त वाद विवाद चल ही रहा है। आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना। एक और खबर, भूपेश बघेल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में यूपीए सरकार के दौरान के भ्रष्टाचार के मामलों को बीजेपी सरकार में आर्थिक विकास की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विकास केवल अडानी के विकास से है तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। देश के किसान, मजदूर, युवा, आदिवासी, बेरोजगार, महिला, इन सब का विकास होना चाहिए, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि देश की प्रगति किससे है? किसानों की आय दुगुनी होने की बात कही थी, खर्च दुगुना हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि विकास केवल पैमाना केवल अडानी के विकास से है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। कल राहुल जी ने कहा कि 609 नंबर से बढ़ के 2 नंबर पे आए थे, और एक पेपर प्रकाशित हुआ और उसे घट के सीधा 23वें नंबर पे पहुंच गया है। तो ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें देश के किसान हैं, मजदूर है, युवा हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, हमारे आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति, इनके लोगों का विकास होना चाहिए। चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं चाहिए। और ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबका हिस्सा है और सबके पास विकास की किरणें पहुंचनी चाहिए। और अब रुक कर लेते हैं गोवा का। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नेत्रावती एक्सप्रेस और मंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि मैंने नेत्रावती एक्सप्रेस और मंगलुरु एक्सप्रेस से यात्रा की है। रेलवे मंत्री को मैं इनमें वाकई वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में पत्र लिखने वाला। साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि मंगलुरु से गोवा एयर कनेक्टिविटी भी शुरू होना जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मंगलुरु के साथ बातचीत भी की है। एक बार सुनिएगा क्या कुछ कहा है गोवा के मुख्यमंत्री ने। ट्रेन वामन शणोय उनका स्टैचू और विश्व कोकणी केंद्र में जो कोकणी के बारे में विश्व के स्तर पर काम किया जाता है, इसका डिफरेंट सेमिनार्स डिफरेंट उसका इनॉग्रेट मेरे हस्ते वहाँ पे था। उसी कार्यक्रम में मैं वहाँ पे गया था और वहाँ के 2 स्कूल को मैंने भेंट दिया। वहाँ के श्री राम स्कूल बोल के बहुत ही अच्छा काम वहाँ पे स्कूल लेवल पे अच्छी तरह से यानी वेद पठन से लेके यानी फॉरेन लैंग्वेज तक उसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड इन ट्रेन। आते वक्त मैंने नेत्रावती एक्सप्रेस से ट्रैवल किया, जाते वक्त ने वैसे ही मंगलुरु एक्सप्रेस से मैंने ट्रैवल किया। मुझे लगता है 2 चीज़ मैं जो अपने रेलवे मिनिस्टर को जो लिखने वाला हूँ, इट इज़ एक तो उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी अवेलेबल करना जरूरी है, और फास्ट ट्रैक ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो मंगलुरु से लेके मुंबई तक जो स्टार्ट किया, तो देयर इज एन टूरिज्म के लिए वेरी मच स्कोप फ्रॉम मंगलुरु एंड गोवा। इस दोनों कनेक्शन में हमें एयर कनेक्टिविटी भी स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। उस चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ मंगलुरु के साथ मेरा डिस्कशन हुआ। दे हैव शोन द इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ द ट्रेड। इसीलिए मुझे लगता है कि मोपा टू मंगलुरु एयर कनेक्टिविटी और वंदे भारत जैसी ट्रेन स्टार्ट हुआ तो इसका फायदा
गोवा के लिए और मंगलुरु के लिए भी हो जाएगा। बात उत्तराखंड की, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अस्थायी हेलीपैड का उद्घाटन किया है। हेलीपैड का उद्घाटन करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना की। खटीमा में लोहिया हेड पर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी में पर्यटन और वन्य जीवों की पहचान के लिए बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति भी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2025 में नशा मुक्ति देवभूमि प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर करने की रजत जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सुशीला तिवारी अस्पताल में आधुनिक कैथ लैब स्थापित करने की भी घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में कैथ लैब खुलने से हार्ट पेशेंट्स को आसानी से इलाज मिल सकेगा। अपने संबोधन में आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नमामि गंगे की परिकल्पना की थी उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा नदी के साथ साथ प्रदेश की सभी नदियों में प्रदूषण को खत्म करने और नदियों में पुनर्जीवित करने की योजना की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात त्रिपुरा की कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त चुनावी माहौल है। वहीं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगरतला में पार्टी का घोषणा पत्र, यानी कि इस बार जो त्रिपुरा में चुनाव होने हैं उसको लेकर के पार्टी ने मैनिफेस्टो आज जारी किया है। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह वहां मौजूद दिखे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि संकल्प पत्र की चर्चा के साथ ही इसके महत्व की चर्चा भी करता हूं। दूसरी पार्टी घोषणा पत्र लाती है तो उसे उनकी पार्टी के लोग ही महत्व नहीं देते, लेकिन भाजपा कोई प्रतिबद्धता देती है तो उसे लोग समझते भी हैं। देश के लोग इंतजार करते हैं कि भाजपा का संकल्प पत्र में आखिर इस बार क्या होगा। आगे बढ़ेंगे, बात अशोक गहलोत की कर लेते हैं। राजस्थान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य का वित्त वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करने जा रहे हैं। हम आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दें कि मौजूदा सरकार का जो आखिरी बजट होगा, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल अशोक गहलोत के पास वित्त विभाग भी है और इस बार वो बचत, राहत, बढ़त की 3 बार बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने अधिकारियों की टीम के साथ बजट को अंतिम रूप दिया है। गहलोत ने ट्वीट में कहा कि राजस्थान का बजट बचत, राहत और बढ़त लाएगा। राज्य के हर व्यक्ति की बचत, राहत और बढ़त सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ बजट 2023 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट के ब्रांडिंग में जुटे हुए हैं और इस बजट को बनाने में तकरीबन 4 IAS अफसर और साथ ही एक RAS ऑफिसर की 105 दिनों की लगातार 12 घंटे की मेहनत लगे हुई है। तो आज इस शो के जरिए हमने बताने की आपको कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है देश में, आपके राज्य के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी खबर थी। तो देखना ना भूलें हर रोज शाम को ठीक 6:30 बजे मिस्टर चीफ मिनिस्टर मेरे साथ।